नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज लाहौर से सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई। आतंकवादी हाफिज सईद को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। हमने पाकिस्तान में सारे सोर्सेस से कंफर्म किया और हाफिज सईद जेल में नहीं है, अपने घर में रह रहा है। आप सोचेंगे ये कैसे पता चला? तो खबर यह है कि 23 जून को जब लाहौर में हाफिज सईद के घर के पास ब्लास्ट हुआ, उस वक्त हाफिज सईद अपनी पूरी फैमिली के साथ घर के अंदर मौजूद था। और आज ये बात आप सुनेंगे खुद पाकिस्तानियों से, किसी हिंदुस्तानी से नहीं। हाफिज सईद मारा जाता, उसकी जान चली जाती अगर पाकिस्तान की पुलिस बीच में नहीं आती। लाहौर की पुलिस, लाहौर के पत्रकार, लाहौर का मीडिया, सब में इस खबर की चर्चा है। जो बात पाकिस्तान में छुपाई जा रही है, आज वो बात हम सारे सबूतों के साथ आपको दिखाने जा रहे हैं। आतंकवादी हाफिज सईद पर साल का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हाफिज सईद जेल में नहीं, घर में मौजूद था। सॉलिड एविडेंस हाथ लगा है, कैमरे पर बहुत कुछ है। 23 जून को लाहौर के जौहर टाउन में हुए धमाके के वक्त पर्दे के उस तरफ हाफिज सईद खुद मौजूद था। उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी। पाकिस्तानी रेंजर्स थे, लाहौर की पुलिस थी और मौत के डर से हाफिज के पसीने छूट रहे थे। हमले के एक हफ्ते बाद पहली बार कैमरे पर सनसनीखेज बात पता चली है। बहुत गौर से सुनिएगा पाकिस्तान के डॉन न्यूज के एंकर का सवाल। बताइएगा कि को पता लगा कि हाफिज सईद वहां घर पे थे या नहीं थे, क्या था सिलसिला? पाकिस्तानी एंकर ने जो सवाल पूछा उसका जवाब एक हफ्ते से पूरी दुनिया तलाश कर रही है। पाकिस्तान 23 जून से ही लगातार डिनाई कर रहा है, कह रहा है कि 23 जून को हाफिज जौहर टाउन में अपने घर पर नहीं, जेल में बंद था। मगर पाकिस्तान के जियो न्यूज के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एजाज ने क्लियर कट कह दिया है कि 23 जून को लाहौर के जौहर टाउन में धमाके के वक्त हाफिज सईद ना सिर्फ अपने घर पर मौजूद था, बल्कि ये ब्लास्ट हाफिज का असैसिनेशन अटेम्प्ट था। बहुत गौर से सुनिएगा, एक बार नहीं 2 बार सुनिएगा। हमारी इतला तो ये है कि हाफिज सईद साहब उस दिन अपने घर पर मौजूद थे। उनकी फैमिली डिनाई करती है और ऑब्वियसली लेकिन हाफिज सईद साहब ही टारगेट थे इस अटैक का और हमारी इतलात के मुताबिक वो वहां पर मौजूद थे। हमारी इतलात तो ये है कि हाफिज सईद साहब उस दिन अपने घर पर मौजूद थे। उनकी फैमिली डिनाई करती है और ऑब्वियसली लेकिन हाफिज सईद साहब ही टारगेट थे इस अटैक का और हमारी इतलात के मुताबिक वो वहां पर मौजूद थे। सुन लिया आपने, हाफिज घर पर ही मौजूद था और उस दिन टारगेट भी हाफिज सईद ही था। डॉन न्यूज के पत्रकार मुबाशिर जैदी का यह ट्वीट भी हाफिज की मौजूदगी को कंफर्म करता है। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ, पहले हाफिज को जान से मारने का प्लॉट बना। इसकी पूरी प्लानिंग की गई, ब्लैक कलर की गाड़ी हायर की गई, गाड़ी चलाने वाला फिक्स किया गया और तब जाकर धमाका हुआ। ये सब कैसे हुआ हम ये भी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले ये सुनिए कि हाफिज के असैसिनेशन अटेम्प्ट पर पाकिस्तान में क्या डिबेट हो रही है। रॉ के रडार पे है हाफिज सईद, बहुत अरसा से 90 की दहाई से भी वो है, लेकिन सबसे ज्यादा 2008 नवंबर में जब मुंबई अटैक्स हुए तो उसके बाद से तो बहुत ज्यादा वो उनके रडार के ऊपर है। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि जो इनिशियल सर्कुलेशन थी और हमारा आप ही ये बात कर रहे थे एजाज और मुबशिर कि क्या ये बाकायदा एक अटेम्प्ट थी या ये एक वार्निंग शॉट था। तो मेरा ख्याल है अब इतनी जाहिर है कि अगर इतनी लेयर्ड सिक्योरिटी है और आखिरी मोमेंट तक नहीं पता लगता कि वो इन्होंने इधर होना है इधर होना, तो फिर डायरेक्टली मेरे ख्याल असैसिनेशन अटेम्प्ट को हम कह सकते हैं। मगर ये सिर्फ एक खुलासा नहीं, और भी कई खुलासे हुए हैं। दूसरा बड़ा खुलासा यह है कि 23 जून को हाफिज सईद टाइट सिक्योरिटी के बीच लाहौर के जौहर टाउन में अपने घर पर मौजूद था। तीसरा बड़ा खुलासा यह है कि हाफिज जिस जेल में कैद था उसके जेल सुपरिटेंडेंट को हाफिज के घर में होने की पूरी नॉलेज थी। और चौथा बड़ा खुलासा यह है कि धमाके की खबर मिलते ही पाकिस्तान का सीडीटी यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट चंद मिनटों के भीतर अपने हाई वैल्यू एसेट को बचाने में जुट गया था। बिना देर लगाए हाफिज को फुल प्रोटेक्शन दी गई थी। अब इस वीडियो के आगे का हिस्सा सुनिए। जी, हाफिज सईद साहब चूंकि एक हाई वैल्यू टारगेट है और उनकी जो हिफाजत के लिए हमें जो पता चला है कि वो जो प्रिजन डिपार्टमेंट है वो उनकी लोकेशंस तब्दील करता रहता है और प्रिजन के जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनके पास पावर होती है इस बात की कि वो किसी भी जगह को सब जेल
डिक्लेयर कर दें। Leads all the way to the end. प्लेजेंटली सरप्राइज कि जितनी क्विकली सीटीडी यही ने तो मैं और कह रहा हूं ना, पुलिस सर। ने मूव किया सारा, ये जो सारी जाहिर है चूहे बिल्ली का खेल है, देयर विल ऑलवेज बी अटेम्प्ट्स। 23 जून को धमाके के वक्त हाफिज सईद अपने घर पर मौजूद था। ब्लास्ट से टूटे शीशों ने उसे भी नुकसान पहुंचाया होगा, ये बात पाकिस्तान कभी कंफर्म नहीं करेगा, मगर चश्मदीदों ने हाफिज के घर के ठीक बाहर जाकर जो रिपोर्ट्स दिए उससे तो यही लगता है। मसलन इस पाकिस्तानी को सुनिए, सब समझ जाएंगे। मैं इस वक्त हाफिज सईद साहब के घर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे ना ये बैरियर जो लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं, इनकी दूसरी साइड पर उनका घर है और यहाँ पर हुआ है अच्छा खासा धमाका। इस तरफ इनका घर है और मीडिया वाले सारे आ रहे हैं। सुबह के टाइम तो यहाँ पे नज़ीर चौहान और दूसरे काफ़ी लोग आए थे, लेकिन अभी तो जा चुकी है और अंदर रेंजर्स वाले भी हैं और दूसरे भी पुलिस वाले एहलकार हैं और अंदर भी जाने दे रहे। यहाँ से दूसरी साइड पे जाए ना, जिस तरफ से वो बंदा आया था, तो क्योंकि यहाँ पे ना बैरियर लगा के रखा होता है, इधर से जा नहीं सकते बाइक लेकर। वैसे तो खुला होता है और रात को बंद कर देते हैं। ये दूसरी साइड है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरफ से अंदर सीधा जाएं तो आगे हाफिज सईद साहब का घर आता है और यहाँ पे ये जो खड़े हुए हैं ना बड़ी गाड़ियाँ, इसके करीब धमाका हुआ है। इस पाकिस्तानी शख्स ने अपने वीडियो में 2 बार इस बात का जिक्र किया कि पर्दे के पीछे हाफिज सईद का घर है। इसने ये भी कहा कि धमाके के बाद वहां पाकिस्तानी रेंजर्स तैनात कर दिए गए थे। इसने एक बैरियर का भी जिक्र किया। यह वही बैरियर है जिसे सिक्योरिटी के लिहाज से हाफिज के घर के बाहर लगाया गया है, जो दिन में खुला रहता है और रात होते इसे बंद कर दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या हाफिज के घर में मौजूदगी वाली खबर को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझकर छिपाया? धमाके वाले दिन लाहौर से इंडिया टीवी रिपोर्टर राज शाहनवाज ने भी एक रिपोर्ट भेजी थी। उन्हें भी पर्दे के पीछे का वीडियो रिकॉर्ड करने से रोका गया था, इसलिए शक गहरा होना लाजमी है। मैं इस वक्त बिल्कुल उस जगह पे के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पे आज लाहौर में जौहर टाउन के इलाके में ये धमाका हुआ है। ये मेन सड़क है जिसको कहा जाता है शौकत अली रोड, जो जहाँ पे जो बहुत बड़ा बिजनेस हब है, जहाँ पे मुख्तलिफ गाड़ियों के शोरूम्स हैं। यहाँ पे आपको बैंक्स भी नजर आ रहे होंगे, ये बैंक्स हैं यहाँ पे। और बिल्कुल इसके साथ ही ये गली जो है वो जा रही है अंदर ई ब्लॉक जो है जौहर टाउन का। इसके अंदर ये अभी अगर थोड़ा सा मैं आपको आगे से दिखाऊं तो ये पूरा एरिया जो है वो इस वक्त इन्होंने ब्लॉक कर दिया हुआ है और इसको पुलिस की भारी नफरी जो है वो उसने कॉर्डर किया है। हम कोशिश ये कर रहे थे इससे पहले कि हम वो एग्जैक्ट जगह पे पहुंच सकें जहां पे ये धमाका एक्चुअली हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम आपको जो है वो उस तरह से नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे हो चुकी हुई है। रेंजर्स और पुलिस एहलकार भी जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। पुलिस यहाँ पे जो है वो रुकावट डाल रही है। वो कह रहे हैं कि अब इस जगह से आगे जो है वो नहीं जाया जा सकता। 3 से 4 किलोमीटर तक जो है वो लोगों ने जो है वो इस धमाके को महसूस किया है और ये धमाका इतना खौफनाक था कि ना सिर्फ इसकी आवाज़ दूर दूर तक गई है बल्कि दूर दूर तक जो थे वो लोगों के जो घर हैं उनको इसका नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने छिपाने की कोशिश तो बहुत की, मगर खुद पाकिस्तानियों ने कैमरे पर मान लिया है कि उस दिन जौहर टाउन के हर घर में फैमिली मौजूद थी। वहां के पत्रकार कैमरे पर आकर बाकायदा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं कि टारगेट तो हाफिज सईद ही था। एक ने तो यह तक कह दिया कि हाफिज जेल में कभी था ही नहीं। गौर से सुनिएगा। हाफिज सईद जो कि लाहौर के इलाके जौहर टाउन में नज़रबंद है, काफ़ी अरसे से नज़रबंद है। उनके घर को सब जेल करार दिया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और उसी घर के अंदर हाफिज सईद को नज़रबंद करके रखा गया है। इस धमाके का महसूस ये होता है कि असल टारगेट हाफिज सईद की फैमिली को मारना था। हाफिज सईद साहब के घर के करीब ये धमाका हुआ। हम प्लॉट में रहते हैं, जिसके घर में धमाका हुआ उसका नहीं पता कौन है ये? नहीं, ये नहीं पता हम लोग। खाली घर है पता नहीं। फैमिली तो यहाँ पे सारी थी, खाली तो कोई भी नहीं था यहाँ पे। मतलब फैमिली थी सारी यहाँ पे, कोई ऐसा घर नहीं कि कोई खाली हो। यहाँ पर मौजूद। हाँ जी, एट अ टाइम होती है, मतलब जाती नहीं, एट अ टाइम होती पुलिस तो यहाँ पे 24 घंटे होती है। और मतलब अल्लाह का शुक्र हम यहाँ पे 20 साल से रह रहे हैं, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये जिंदगी का पहला वाकया जो हमने इस तरह देखा है। इससे पहले कि हम धमाके में इस्तेमाल की गई ब्लैक कलर की गाड़ी और उसके किरदारों की बात करें, पहले यह सुन लीजिए कि पाकिस्तान में हाफिज को लेकर आईएसआई और एस्टेब्लिशमेंट तक सब के सब कितने डरे सहमे हैं। भारत के अंदर से ये डिमांड भी की जाती रही है
कि जैसे अमेरिका ने एबटाबाद में ऑपरेशन किया और उसामा बिन लादेन वाला मामला सारा किया पाकिस्तान में आकर, तो वैसे ही वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आकर इंडियंस एक ऑपरेशन करें उसी तरह का जैसा अमेरिका ने किया था और हाफिज सईद को नुकसान पहुंचाएं। इस वजह से उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। यानी इंडिया ये धमकी भी दे चुका है, इंडिया ये प्लान भी कर चुका है और इंडिया इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुका है कि जैसे उसामा बिन लादेन के लिए अमेरिकन आए थे पाकिस्तान में, वैसे ही इंडियंस पाकिस्तान में आएंगे हाफिज सईद के लिए। पाकिस्तान में हाफिज की मौत का डर देखकर हर हिंदुस्तानी को अच्छा लगेगा। शायद इसीलिए पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पर है। आज, अभी और इस वक्त हाफिज सईद को पाकिस्तान में किस लेवल की सिक्योरिटी मिली हुई है, अब इसकी डिटेल देखिए और यकीन मानिए, धमाके वाले दिन हाफिज की मौत तय थी, बस वो अपनी किस्मत से बच गया। लेकिन हाफिज सईद साहब की सिक्योरिटी बहुत टाइट, बड़ी शानदार। एक तो पहला बैरियर है जो बाहर मौजूद है, उसके बाद एक और बैरियर जो उनकी अपनी गली है उसके बाहर मौजूद है, और फिर उनके घर के अंदर दाखिल होने के लिए भी एक कड़ी सिक्योरिटी का निजाम है। और वहां पे हाफिज सईद साहब के अपने नौजवान जो उनको चाहने वाले हैं वो बड़ी तादाद में दिन रात मौजूद रहते हैं। वो वहां चाको चौबंद ड्यूटी देते हैं, जबकि सरकार की सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी इसलिए क्योंकि भारत ने धमकी लगाई है, दुश्मन मुल्क इसमें मुलव्वस हो सकता है, लिहाजा इसलिए पाकिस्तान भी सिक्योरिटी का इंतजाम रखता है हाफिज सईद के लिए। बहुत ज्यादा इम्कानात यह है कि इस गाड़ी को उनकी गाड़ी के करीब उड़ाया जाना था। मेरी इत्तला के मुताबिक हाफिज सईद साहब जिन गाड़ियों में ट्रेवल करते हैं या जिस गाड़ी के अंदर वो ट्रेवल करते हैं वो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, वो मजबूत गाड़ी है, नॉर्मल गोली उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। इतनी बड़ी नौयत का धमाका बहुत हद तक डैमेज कर सकता है, बल्कि बुलेट प्रूफ गाड़ी शायद इसको ना रोक पाए, उसके अंदर बैठा हुआ आदमी शायद सरवाइव ना कर पाए जिस शिद्दत का यह धमाका था। हाफिज की सिक्योरिटी को लेकर, उसकी जान को लेकर इमरान से लेकर बाजवा और आईएसआई तक सबकी नींद उड़ी हुई है। अलग अलग रिपोर्ट्स में यही दावा किया जा रहा है कि धमाकों के बाद पाकिस्तान कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। जो हाई वैल्यू टारगेट था वो पुलिस सिक्योरिटी की वजह से नाकाम हो गया। वो टारगेट अचीव हो सकता था अगर वहां पे पुलिस ना होती। इट मींस के रियासती इदारे भी ये समझते हैं कि हाफिज सईद की फैमिली को टारगेट करने की कोशिश की इस ब्लास्ट में, मगर जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त वजीर आजम इमरान खान ISI के हेडक्वार्टर में मौजूद थे और एक ऐसे इजलास की ब्रीफिंग हो रही थी जिसमें पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है अफगानिस्तान के हवाले से और कश्मीर के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उसके ऊपर एक बड़ी सीरियस ब्रीफिंग चल रही थी। तो उस ब्रीफिंग को भी एक तरह से टारगेट करने की कोशिश की गई है। एक लाइन में कहें तो हाफिज सईद को एहसास हो चुका है कि उसका काउंटडाउन शुरू है। धमाके में तो वो बच गया, मगर उसकी गाड़ी कभी भी पलट सकती है। डर का आलम इन तस्वीरों में देख लीजिए। धमाके वाले दिन दोपहर में भी बीच सड़क पर पर्दे लगे हुए थे और ये पर्दा इस वक्त भी लगा है। हाफिज के घर के ठीक बाहर रात के अंधेरे में ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है और वहां से कमेंट्री भी चालू है। मैं इस वक्त जौहर टाउन में उस स्पॉट पे मौजूद हूँ जहाँ पर मेरे शहर को लहू लहू करने की एक नाकाम साजिश रची गई। बिल्कुल मेरे अकब में कॉर्डन ऑफ किया गया है उस मकाम को जहाँ पर दिन दिहाड़े ब्लास्ट होता है। यहाँ पर 3 मासूम जाने लुक़्मे अजल बनती हैं, कई ज़ख्मी होते हैं। हमारी पंजाब पुलिस के नौजवान जो कि अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे वो ज़ख्मी होते हैं और उसके बाद मज़मूम जो इनके इरादे थे इन शरपसंद अनासिरों को उनको नाकाम बनाते हुए फिर भी वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते रहते हैं। इस जगह पर दोपहर के वक्त एक आवाज़ आती है, इतनी शिद्दत होती है उस आवाज़ में कि करीबी इमारतों के शीशे गिर के टूट जाते हैं। फिर यही कहूँगी कि जिन्होंने ये सब कुछ किया, ये साजिश रची, ये प्लान बनाया, वो क्या दिखाना चाहते थे? इतने सी तखरीबकारी से आप 22 करोड़ की आबादी वाले मुल्क को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं? नहीं, आप तो हमारे एक फौजी का
सामना नहीं कर सकते, आप तो दौड़ लगा देते हैं, हमारे सिपाही का सामना नहीं कर सकते, आप हमें क्या डराएंगे? हमारी पंजाब पुलिस के एक एहलकार का सामना नहीं कर सकते और डर के ये सब किया। हिम्मत थी तो सामने आते, ललकारते। भारत को आंखें दिखानी आती हैं, चुप कर वार करना आता है, पीठ में खंजर खोपना आता है, लेकिन कभी भी मर्द बन के मोदी को सामने से कुछ भी कहना नहीं आता। अब हाफिज के घर के बाहर हुए धमाके की क्रोनोलॉजी समझिए। जिस कार की मदद से हाफिज सईद के घर के पास धमाका किया गया, वो कार चोरी की थी और ये कार कुछ दिन या कुछ महीने पहले नहीं बल्कि 11 साल पहले गुजरावाला से चोरी हुई थी। जिस दौरान ये कार हाफिज सईद के घर लाई जा रही थी, उस दौरान रास्ते में पुलिस चेकिंग के दौरान कार की भी तलाशी ली गई, लेकिन पुलिस वालों को कुछ नहीं मिला। लेकिन जब धमाका हो गया तो पूरे रूट के सीसीटीवी चेक किए गए। कार कहां गई, कार में मौजूद शख्स कहां रुका, एक एक चीज खंगाली गई। इसी दौरान एक होटल से पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी सीटीडी को पीटर पॉल डेविड नाम के शख्स का पता चला। पीटर पॉल डेविड कराची का रहने वाला था और बाद में वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उस गाड़ी का फौरी तौर पर पता लगाया गया। पता चला कि वो गाड़ी तकरीबन 11 साल पहले गुजरावाला में चोरी हुई थी। एक तो ये बात पता हुई, दूसरी उसी गाड़ी की मदद से हुआ ये कि अब जदीद दुनिया है, टेक्नोलॉजी है, शाहराहों पर जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। तो जौहर टाउन में जब वो गाड़ी खड़ी हुई हाफिज सईद साहब के घर के करीब, तो उस के पीछे जितनी भी कैमरास लगे हुए थे उनको रिवर्स करके देखा गया। मुख्तलिफ शाहराहों पर, लाहौर की शाहराहों पर कैमरे लगे हुए हैं और फिर मोटरवे पर भी कैमरे लगे हुए हैं। तो उनकी मदद से पहले तो ये गाड़ी एक होटल तक पहुंची, एक निजी होटल उस तक पहुंची और फिर बाद में 24 घंटे के दौरानिये के दौरान यानी कि 22 और 23 जून का जो दौरानिया है उसके दौरान देखा गया कि वो मोटरवे के ऊपर भी वो गाड़ी थी। तो पता लगा लिया गया कि ये गाड़ी मोटरवे पर बाबू साबू के मुकाम से यानी कि गुजरावाला से चढ़ी थी और उस साइड से कहीं आ रही थी और देखा गया कि पुलिस के एक एहलकार ने भी इस गाड़ी को रोका था। फिर उस होटल का पता लगा लिया गया। तो सबसे पहले जो पुलिस और सीटीडी के हुकाम है वो उस निजी होटल में गए जहां पर पता चला कि एक साहब जिनकी शनाख्त तस्वीर में हो रही थी, उनका नाम डेविड था, कराची के, जी पीटर पॉल डेविड कराची के रहने वाले थे। तो उनका पता लगा, तो वहां पर पता लगा कि वो साहब कराची से ताल्लुक रखते हैं क्योंकि वहां पर उनका एड्रेस हमारा मौजूद था। पीटर पॉल डेविड इस हमले का मेन कैरेक्टर नहीं था, उसे दुबई में बैठा एक शख्स ऑपरेट कर रहा था। दुबई में बैठे जिस शख्स ने पीटर पॉल डेविड से धमाके में इस्तेमाल की गई कार को लाहौर लाने के लिए पैसे दिए, उसका नाम है सलीमुल्ला और वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का है। पॉल डेविड को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनसे पता चला कि पीटर पॉल डेविड दुबई में आते जाते हैं और दुबई में उनका होटल, मुख्तलिफ होटल्स के साथ उनको मुख्तलिफ सर्विसेज फराहम करते हैं। वहाँ पे आना जाना था और वहाँ पर एक पाकिस्तानी शहरी जिनका ताल्लुक KPK से था, समीउल्लाह नाम उनका बताया जाता है, उनके साथ ताल्लुक था। तो समीउल्लाह ने भारी रकम दी थी पीटर पॉल डेविड को कि वो एक गाड़ी KPK से लाकर लाहौर में एक बंदे के नाम देंगे। और पीटर पॉल डेविड को पता था कि ये जो गाड़ी है वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इस्तेमाल होगी क्योंकि अदरवाइज उनको इतने पैसे नहीं मिलने वाले थे। तो पीटर पॉल डेविड ने वो गाड़ी समीउल्लाह के भाई हैं KPK में, उनसे ली, रिसीव की और वो गाड़ी लेके उसके कागजात वगैरह बने हुए थे वो लाहौर में आके एक साहब को दी जिनका कैमरों में भी आ गया। यानी हाफिज सईद को मारने की प्लानिंग तो जबरदस्त हुई, बस लक ने साथ नहीं दिया। मगर पाकिस्तान का चरित्र देखिए, पाकिस्तान के NSA कैमरे पर आकर लाहौर ब्लास्ट के बारे में कहते हैं कि वो हर पाकिस्तानी की जान बचाएंगे। अभी से सीधे सीधे आतंकवादियों की चरण वंदना क्यों ना कही जाए। अभी जो तशद्दुद की लहर हमें नज़र आ रही है, स्पेशली बलूचिस्तान में जितने भी FC के जवान शहीद हो रहे हैं, या नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान में हलचल भी हमें नज़र आ रही है, लाहौर में अब ब्लास्ट हुआ, ये सब कुछ क्या है? देखिए, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली और आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत की होती है अपने शहरी का तहफ़्फ़ुज़। तो बिल्कुल
ये हुआ है, ये बहुत तशवीश की बात है। मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि एक्सटर्नल एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व। आपको अभी सामने चीज़ें और शवाहिद नज़र आ भी जाएंगे, जैसे मसलन ये लाहौर वाला हुआ आपके सामने आएगा। बहरहाल हाफिज कितना भी पुलिस प्रोटेक्शन ले ले, कितने भी पाकिस्तानी रेंजर्स उसकी सिक्योरिटी में तैनात हो जाएं, उसका टाइम आज नहीं आया तो कल जरूर आएगा। अभी तो ट्रायल रन हुआ है, हाफिज के अंत की पिक्चर अभी बाकी है। पिछले 48 घंटे से कश्मीर की एक बेटी हेडलाइन में थी। बस कुछ देर पहले यह हेडलाइन थोड़ी बदली है। सिख समुदाय की एक बेटी अपने घर वापस आ गई। जो बातें कुछ देर पहले पता चली बहुत चौंकाने वाली हैं। जबरन धर्मांतरण का मामला कश्मीर में बढ़ रहा है, ऐसा हम लगातार सुन रहे थे, लेकिन इस बार बहुत सारी जानकारियां खुलकर सामने आई। कश्मीरी पंडितों की बेटियां धर्म परिवर्तन की शिकार बनी। इसके कई दर्दनाक किस्से और गवाहियां हमने देखी सुनी हैं, और इस बार सिख समाज की बेटियों के साथ ऐसा हुआ। क्या यह साजिश बहुत बड़ी है? क्या जबरन निकाह के बाद लड़कियों को एटीएम में छिपाया गया ताकि पुलिस या घर वाले उन तक ना पहुंच सकें? इन सवालों को जानने के लिए बहुत गौर से ये रिपोर्ट देखिए। धर्म का सवाल है, धर्मांतरण का बवाल है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या चल रहा है? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसे समझिए तो गज़वाए हिंद की पूरी साजिश समझ में आएगी। सिखों के साथ कश्मीर में क्या हो रहा है, किस तरह उनके धर्म परिवर्तन की साजिश चल रही है, आज ये कहानी दिल्ली तक आ गई। जबरन धर्म परिवर्तन कराई गई लड़की की सिख धर्म में वापसी हुई। मनजिंदर सिंह सिरसा उसे बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टिकाने ले आए। बहुत सारी हमारी कम्युनिटी वहां पहुंची और फिर जाकर देखा कि ये तो कह रहे जी लड़की को तो लेकर चले गए। कहाँ ले गए जी? वो तो कह रहे हमने बाहर खड़े थे, बाहर तो गई नहीं, वकील की डिग्गी में डालकर ले गए। तो हमारे लोगों ने रात को 10-10 बजे तक कोर्ट चल रही है, देखिए आप कैसे हालात हैं। और फिर जबरन जब हमारे लोगों ने धक्का करके अंदर घुसे कोर्ट के अंदर और परिसर की छानबीन करनी शुरू की, तो बेटी को एक एटीएम के अंदर छुपा रखा था, एटीएम के अंदर। मनजिंदर जी, लड़की किस हालत में मिली, आप लोग फिर उस तक कैसे पहुंचे, और आगे बताया जा रहा है कि एक सिख लड़के से फिर उसकी शादी करवाई गई आज? जिस लड़के से उसकी शादी तय थी उसके साथ उसकी शादी आज उसके माँ बाप ने वहाँ कराई। सुप्रीत सिंह उसका नाम है। और इसी तरह दूसरी लड़की जो है धनवी, तो उसकी भी शादी तय थी। उसने अपने माँ बाप को 2 लाख रुपया, अपनी माँ को, उसके बाप जो है बेड रिडन है, उसने अपनी माँ को 2 लाख रुपया कोर्ट से निकलवा के दिया है जेवरात खरीदने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये उसके भाई कृष्ण सिंह ने मुझे बताया, जिसकी वीडियो बकायदा मैंने मेरे फेसबुक पे सारे इंटरव्यू की वीडियो मैंने शेयर की है। अब आइए दिखाते हैं पहले सिखों का गुस्सा। ये गुस्सा उसी कश्मीर में है जहां 3 दशक पहले कश्मीरी पंडित बेदखल किए गए। आज सिखों को धर्म के नाम पर घाटी छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय की 2 लड़कियों के जबरन धर्मांतरण का मुद्दा श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक छा गया है। आरोप है कि 2 सिख लड़कियों को श्रीनगर में बंदूक की नोक पर अगवा किया गया, फिर उम्रदराज लोगों से उनका निकाह करवा दिया गया। एक लड़की 18 साल की है जिसकी शादी 40 साल के शख्स से करवाई गई। 40 साल का शख्स पहले से शादीशुदा है। हालांकि विरोध के बाद लड़की माता पिता के पास वापस आ गई है। सिखों के साथ जिस तरह का व्यवहार आज घाटी में हो रहा है, ये कभी कश्मीरी पंडितों के साथ होता था। आज उनका सवाल है, क्या वो देश के नागरिक हैं या नहीं है? I am ex-PRO Airport Authority of India. We are Khalsa. We want to live as a Khalsa. Neither we got married to any other religion girl, nor we allow our kids to go with another religion person. So in short, अगर मुसलमान भाइयों को हमारी दोस्ती मोहब्बत रास नहीं आई है तो हमसे पहले लड़ लो, आजादी बाद में ले लेना। तो लड़कियां जो है वो बरामद हुई है पुलिस की बरामद की बात है। ये हरकत ही नहीं होनी चाहिए थी। हमने रिसेंटली इनकी बेटियां लाई हैं, हिमाचल से, अमृतसर से, कलकत्ता से, दिल्ली से इनके घर पहुंचाई हैं। अब ऑन एक्सपेंसेस वी ब्रॉट देम when this turmoil was on peaks कि मुसलमानों को मारो, स्टूडेंट्स को मारो। हमने अच्छा रोल किया है
क्योंकि हमारे गुरु ने हमें यही बोला है। ये जाने अनजाने हुआ है या ये कैसे हुआ है, मुस्लिम कम्युनिटी मेजॉरिटी शुड प्रोटेक्ट सिख्स, दैट्स इट। आज की बैठक में क्या बैठक यही है कि हम मर जाएंगे, हम शहीद हो जाएंगे, और ये हमारी परंपरा है। लेकिन मुसलमान या गवर्नमेंट ये कोई हमको डराए या कोई खेल खेले, खेला हो वे हम नहीं होने देंगे, हम खेल वेल नहीं होने देंगे। हमें सब पता है, वी आर लर्न। ये छोड़ो जो छवि बनाई थी, सरदार जी आ गया भागो, फिल्म में एक वो आता था शॉट, सरदार जी आ गया, ओ बल्ले बल्ले। सिख्स आर वेरी मैच्योर, दे आर हाईली क्वालिफाइड, दे नो हाउ टू लिव देयर लाइफ। हमारी फकत और फकत मुस्लिम ब्रदरी से है, मौलानाओं से है। आइए आगे आइए, जाने अनजाने हुआ है या जोर जबरदस्ती हुआ है, आप सिखों का सपोर्ट करिए। तो आज मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इस बैठक कोई नहीं, आपने देखा है कोई मौलाना देखा आपने? कोई रीजनल लेवल का लीडर देखा आपने? मगर धर्म परिवर्तन की कहानी समझिएगा तो उमर गौतम समझ में आएगा। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि लोगों की आंखों पर ऐसे पर्दे पड़े हुए हैं। उम्मीद पहलवान समझ में आएगा और वो पूरी साजिश समझ में आएगी जिसका बीज बोया जा रहा है। यह साजिश खालिस सियासी है। कितनी शर्म की बात है, कितना घिनौना काम किया उन्होंने किया है। उन नालायकों ने जब ये अल्लाह अल्लाह करके चिल्लाते थे, तो जब वो मारते थे कि जय श्री राम कहो। उम्मीद पहलवान समाजवादी पार्टी का नेता है। अखिलेश यादव के साथ उसकी तस्वीरें गवाह हैं। सांप्रदायिकता को साजिश बनाने की थियोरी पर काम चालू है। साजिशों के बीज बोने वाले भूल जाते हैं, सीएम योगी के लिए प्रदेश पहले है। यूपी के हर जिले में योगी का रवैया हिंदू के लिए भी वही है, मुसलमान के लिए भी वही है। योगी जब सहारनपुर में थे, हमें बोलने की जरूरत नहीं, आप योगी का जनसंवाद खुद सुनिए। आप लोग कहां से आए हैं, क्या हो गया है, कब से हैं यहाँ पे? सभी लोग आते हैं, ठीक है। क्या हो गया बच्चे को, कब से? 2 दिन हो गए हैं। तो यहाँ कब लेके आए हैं? आज ही क्यों लेके आए? 2 दिन से बुखार था तो पहले क्यों नहीं लेके आए? यहाँ दवा शुरू हुई है, क्यों रे, काहे रोते हो? रोते नहीं भाई, बात करो, हैं? एकदम ठीक हो जाओगे, ठीक है ना, एकदम ठीक हो जाओगे, हैं? रोते नहीं भाई। इसका नाम क्या है? दीपक। क्या नाम है जी? स्कूल जाती है, क्या हो गया उसको? अच्छा, यहाँ कब से हैं? कल शाम आए थे, दवा शुरू हुई, कुछ आराम भी दवा से है। किसके दिन की है ये? मगर अवैध धर्म परिवर्तन का मामला यूपी में सबसे अधिक गर्म है। इस गिरोह से जुड़े 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी एटीएस ने इनकी गिरफ्तारी की है। उमर गौतम और जहांगीर से रिमांड के दौरान हुई पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने मन्नू यादव, इरफान, राहुल भोला को गिरफ्तार किया है। राहुल भोला रहने वाला दिल्ली का है, जिसका धर्म परिवर्तन उसके मुस्लिम दोस्तों ने साजिशन कराया। यह आरोप है उसके परिवार का। परिवार का आरोप है कि उसे पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराया गया। अब राहुल पर दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की इसने, जब फोटो में इसने भेजी वही नीचे वो लिख रही है, जो हिजाब पहन के रीटा जो है साइन कर रही है, और ये जो नीचे सिर करके बैठा वो टोपी पहन के। तो पहली बार राहुल की जो बैग था उससे भी जैसे आपके बेटे बताया कि टोपी मिली, तो ये क्या जानकारी आप लोगों को मिली? टोपी सर ये ना उसके साथ जाता था, ये फैसल के साथ। हम ये कहते हैं जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं तो जरूर रुमाल लेके जाते हैं, हो सकता है ये उसके साथ जाता हो, टोपी ये भी पहन लेता हो। हम तो इस बात का जानते नहीं थे कि भी ऐसे धर्म भी बदल लेगा ये। हमने इस बात के ऊपर कभी की नहीं। जब ये इसने लास्ट में आके इसने सुरमा डालना शुरू किया, इसने इत्र लगाना शुरू किया, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या इशारे करता था, और मेरे को शाम को बोल के जाता था, जैसे ड्यूटी से आता मैं मस्जिद जा रहा हूँ। मैं रोती थी, मैं कहती थी कहाँ जा रहा है?
घर में ही तो भगवान है, जरूरी है तो मस्जिद जाएगा तभी वो होगा। ये मेरी एक नहीं मानता था, इसने मेरे को इतना रुलाया बहुत ज्यादा। दिन रात मैं इसके लिए रोई हूँ, मगर इसको जूं तक नहीं रहेंगी। पहले वाला राहुल में इतना परिवर्तन है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, जमीन आसमान का। जो मेरे लिए जान देता था, अब वो राहुल पता नहीं कहाँ गया है। इन्होंने छीन लिया हमसे हमारे राहुल को। अब इससे बड़ा आप एग्जाम्पल क्या लेंगे उसका कि वो किस धर्म का वो था, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था। तो 2 बार वो कावड़ लेने गया था, हिंदू धर्म से बिल्कुल वो अच्छा था, लेकिन किस तरीके से उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई, क्या लालच दिया या क्या नहीं दिया ये हम नहीं जानते। घर से निकल जाता था वो, पहले स्कूल जाता था, उसके बाद एनडीएस में कहता था मेरी क्लास है, रात भर लेट नाइट तक वो घर पे आता। तो लड़का था और माँ बाप को कोई इतनी वो नहीं होती थी, वो कहते थे आराम से घर पे आ जाएगा, टाइम टू टाइम घर पे आ जाता था, जितने बजे बोलता था। हमें ऐसा कभी भी नहीं लगा। उसके दोस्त थे, एक दोस्त उसका फैजल है, उसके साथ उसका लिंक था, बचपन से था। सर जैसे हमारे भी फ्रेंड कोई होते हैं, मॉडर्न होते हैं, हम इनके साथ इतने अट्रैक्ट नहीं करते, फ्रेंड है बस, ठीक है। इतना ये नहीं कि उनके धर्म में परिवर्तन हो जाए या वो हमारे में हो जाए। बैग से इसके टोपियां निकला करती थी, तो हमने ऐसे ही सोचा था कि फ्रेंड है भाई, ठीक है, उसने इसके बैग में टोपी रख दी होगी। इस तरीके से स्टार्टिंग में यही था, टोपी मिलती थी, स्टार्टिंग इसकी यही हुई थी टोपी मिलने से, बैग में से। और हमें ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ना हमने कभी ऐसा डाउट किया कि हाँ ये तो उस तरफ जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड था, बचपन से हम देखते हैं, वो घर में आता था हमारे, तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगा था। लेकिन कब इसने एकदम से कन्वर्ट कर लिया, घर वालों को बिल्कुल सर कान भनक नहीं हुई कि कब इसका इतना बड़ा प्रोसेस हो गया, कब इसने मास्टर बनना शुरू कर दिया कि दूसरों को जो आज आप कह रहे हो कि ये परिवर्तन करा रहा है, ये कब ऐसा हो गया। इरफान दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में इंटरप्रेटर है। मूक बधिर लोगों के साथ अच्छा संपर्क था। यह उन मूक बधिरों को इस्लाम का ज्ञान देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने लगा। अब एटीएस इस पूरे खेल का सत्यापन कर रही है। धर्म परिवर्तन का यह धंधा बड़े लेवल पर चल रहा था, सिस्टम को इसकी खबर तक नहीं थी। और अब जब एटीएस एक्टिव हुई है तो प्रदेश के 27 जिलों में खेल का खुलासा हुआ है। इनमें प्रयागराज, बुलंदशहर, बिजनौर, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, अलीगढ़, सहारनपुर, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, आगरा और मथुरा खास तौर पर शामिल है। इन सारे जिलों में एटीएस धर्मांतरण के धंधे की पड़ताल का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन जो गिरफ्तार लोग हैं इनसे कई राज भी खुले हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी हैं। ये जो 5 लोगों को पकड़ा, इनसे क्या पता चला कि ये कोई कोड वर्ड में भी बात करते हैं? देखिए, जो 2 लोग पहले पकड़े गए थे उनको पुलिस रिमांड में लिया था और उसके बाद अभी कल 3 आदमियों को और जो है गिरफ्तार किया गया है। चूंकि मूक बधिर लोग हैं तो वो ऑब्वियसली साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे चीज़ आपस में जो वो इंटरेक्ट करते थे, बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है। अब कोशिश ये है कि जो भी चीज़ें आ रही हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण पर एक्ट है जो किसी भी तरह का जो है इलीगल धर्मांतरण को जो है प्रतिबंधित करता है। अगर कोई लोभ लालच भी दिया गया है, फाइनेंशियल फ़ायदा दिया गया है, तो वो भी जो है विद इन दी 4 वॉल्स ऑफ लॉ जो है इलीगल है, तो उस पर बहुत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में हमारे इस पूरे कार्य को एडीजी-एलओ और आईजी-एटीएस, एसटीएफ, इंटेलिजेंस और सेंट्रल एजेंसीज का भी सहयोग लेके काम कर रहे हैं। 32 जिलों में अब ये पूरा इन्वेस्टिगेशन स्प्रेड आउट हो गया है। कोशिश ये है कि जिन लोगों पर कार्रवाई की जानी है उनके विरुद्ध उन साक्ष्य इकट्ठा करें। उनके परिवार वालों से भी बातचीत चल रही है, उनके परिवार वालों से भी पूछताछ चल रही है। तो ऐसे में कोशिश ये है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी साक्ष्य वो पुख्ता हो, जिससे माननीय न्यायालय के समक्ष सही बात रखी जा सके। अभी तक काफ़ी डॉक्यूमेंट्स धर्मांतरण के मिले हैं। एक विदेशी बैंक के अकाउंट भी मिला है जिसमें धनराशि आई है। ये भी ऐसा लगता है कि कुछ हवाला ट्रांजैक्शंस की भी बात सामने आई है। विदेश से पैसा जब आता है तो उन संस्थाओं के बारे में भी एक शक शुबा होता है कि क्यों इस तरह की संस्थाएं जो है धनराशि दे रही हैं। उन संस्थाओं के बारे में जांच पड़ताल करनी है। सेंट्रल एजेंसीज का पूरा सहयोग मिल रहा है और उनसे भी सहयोग ले रहे हैं। तो अभी कार्रवाई चल रही है। पहले 2 लोग पकड़े गए थे, अब 3 और पकड़े गए हैं। आगे भी और प्रभावी कार्रवाई होगी
और कोशिश होगी कि इसमें जड़ तक जाकर जो एक्ट है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस रूप में जो उसको प्रदेश में पारित कराया हो, उसकी सही अनुरूप मंशा के अनुरूप कार्रवाई होगी। उमर गौतम और उसके परिवार के बैंक अकाउंट्स में विदेशों से पैसा आया है, जो फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन है। उमर गौतम ने अपने बनाए फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के खातों में आए पैसे का इस्तेमाल किया। न कोई ऑडिट हुआ, न इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हुआ। जनवरी 2010 से 14 जून 2021 तक इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में कुल 1 करोड़ 82 लाख से ज्यादा पैसे आए। हवाला नेटवर्क के जरिए कैश डिपॉजिट और कैश निकाला गया। इस खाते में 50 लाख से ज्यादा पैसा विदेश से आया। ज्यादा पैसा रियाद, कतर, दुबई और अबू धाबी से आया। इस्लामिक दावा सेंटर कनाडा का नागरिक बिलाल फिलिप चलाता है। बिलाल फिलिप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित है। बिलाल फिलिप को आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने के लिए 2014 में फिलीपींस में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उमर गौतम ने 2002 से 2010 तक असम की एनजीओ मरकज उल मारिफ से भी जोड़कर काम किया है। 2020 में इस संस्था के खिलाफ असम में कई जिलों में फेरा, फेमा, फॉरेन करेंसी वायलेशन और टेरर फंडिंग के मामले में मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त उमर गौतम के द्वारा अपने तथा अपने परिवार के व्यक्तिगत बैंक खातों का प्रयोग विदेशों से धन लेने के लिए किया गया है, जो कि फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट 2010 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अभियुक्त उमर गौतम द्वारा फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के खातों में आए धन को व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने हेतु अपने परिवार के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया है तथा उमर गौतम द्वारा इस ट्रस्ट का न तो आज तक कोई ऑडिट कराया गया है और न ही कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया गया है। जनवरी 2010 से 14 जून 2021 तक इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में कुल 1 करोड़ 82 लाख 83,910 रुपये खाते में आए हैं। इसमें से ज़्यादातर जमा की गई धनराशि कैश, चेक व विदेश से जमा किए गए हैं। भारी मात्रा में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल किया गया है और इन ट्रांजैक्शंस का हवाला नेटवर्क से भी संबंध होना विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। असम देश के उन प्रदेशों में है जहां मुस्लिम घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। असम में बदरुद्दीन अजमल मुसलमानों के नेता हैं। अजमल साहब के ख्वाब यूपी में सियासी पैठ बनाने के हैं, ठीक वैसे ही जैसे हैदराबाद वाले भाईजान के हैं। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त यूपी में बड़ी घुसपैठ की फिराक में है। ओवैसी भाईजान योगी को टक्कर देना चाहते हैं, मगर उनकी ये टक्कर दरअसल किसे चोट पहुंचाने वाली है उन्हें शायद खुद पता नहीं। आइए अब सहारनपुर फिर चलते हैं। सहारनपुर में एक ऐसे शख्स के धर्मांतरण की चर्चा हो गई जो पक्का बीजेपी वाला है। परिवार डंके की चोट पर उसके धर्म परिवर्तन को झूठा करार दे रहा है। परवीन ने क्या इस्लाम धर्म ग्रहण किया है? सब गलत है। क्या लगता है आपको, क्या गलत है? ये झूठी है। ऐसा कुछ नहीं है। तो परवीन की किसी धर्म में आस्था कुछ या इस्लाम पढ़ते हो? इस धर्म में है। आपको लगता है आपके बेटे के खिलाफ कोई साजिश की गई है? साजिश ये हो सकती है और या क्या हो सकती है। सुबह से कितनी टीमें आपके पास आई पूछताछ की? सुबह तो लाइन नहीं लग रही, कितने बताऊं, गिनवा ही नहीं सकते। अभी कौन-कौन से ATS वगैरह ATS वाले भी थे और जो है मीडिया वाले, टीवी चैनल वाले, पुलिस वाले भी आए। सुबह से आना जाना ही। अब आप क्या मांग करते हैं? क्या बताएं, मतलब इस मामले में क्या होना चाहिए, इसका खुलासा होना? हाँ, इसका खुलासा होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो एक जांच होनी चाहिए ना। दरअसल धर्म परिवर्तन की ये साजिश गहरी है।
जब आप राजनीतिक तौर पर मुकाबला नहीं कर पाते तो ऐसी साजिशों के साथ सामने आते हैं। यही कहानी धर्मांतरण के नाम पर दोहराई जा रही है, मगर यह देर तक चलेगी नहीं, इसका पर्दाफाश तय है। जम्मू कश्मीर में आज आर्मी के जवानों ने जान पर खेलकर 12 परिवारों की जान कैसे बचाई, यह हैरान करने वाली तस्वीर 4 मिनट के बाद।